नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, COP27 में ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है और इसमें इंडिया ने पश्चिमी देशों को फटकार लगा दी है। इंडिया ने कह दिया है अमीर देशों के ऐतिहासिक गलतियों को भुलाने की कोशिश की जा रही है और हम ये होने नहीं देंगे। गौर फरमाने वाली बात यह है कि चाइना ने भी इंडिया का साथ दिया है, तो इंडिया, चाइना और ब्राजील, साउथ अफ्रीका साथ मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है COP27 में, क्या स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए भी। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। न्यूज में क्या है कि रिच नेशंस, जो COP27 का जो फाइनल डिक्लेरेशन निकलेगा उसमें लैंग्वेज में कुछ खेल खेलना चाह रहे हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं। कुछ नए शब्द बनाए गए हैं, मेजर एमिटर्स, टॉप एमिटर्स, ये सब यहां पर टेक्स्ट में डालने का प्रयास किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। COP27 आपको बता देता हूं 7 से 18 नवंबर शर्म एल शेख इजिप्ट में हो रहा है और इंडिया ने कह दिया ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं कि जो टॉप एमिटर्स हैं, जिसमें कि टॉप 20 स्पेसिफिकली जो दुनिया के 20 सबसे बड़े एमिटर्स हैं, जिसमें भारत भी है, चीन भी है, ये सब इंटेंस कट्स लाएं अपने एमिशंस में, सो दैट वर्ल्ड का क्लाइमेट का जो वर्ल्ड टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े और क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। एंड यहां पर आपको कहना चाहूंगा, इस प्रयास से मेजर एमिटर्स, टॉप एमिटर्स, ये सारा जो प्रयास है, इससे जो रिच नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन देशों की, जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, उससे कहीं ना कहीं वो छुपने का प्रयास कर रही हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, जहां पे वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज जो कि आज अमीर हैं, इन अमीर देशों की कई ऐतिहासिक गलतियां हैं। अब इतनी सारी गलतियों पर तो हम बात नहीं कर सकते। यहां पे जिसकी बात हो रही है वो है, आप अगर देखें तो उसे कहते हैं हिस्टोरिकल एमिशंस। गलती भी प्रिसाइसली नहीं है, आज के कंटेक्स्ट में जरूर एक पाप है, लेकिन आप देखें तो उस टाइम पे, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं एक हाइंड साइट में वो देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है ये गलती है। कहीं ना कहीं अपने देश को तेजी से ग्रो करने का प्रयास था और इसमें जो इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, इसमें जो इन्होंने CO2 एमिशंस किए हैं, और ये क्यूमुलेटिव अगर हम देखें 1750 यानी करीबन करीब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से लेकर आज तक जो हम ग्लोबल CO2 एमिशंस देखें, उसमें यूएसए ने अकेले 25% ग्लोबल क्यूमुलेटिव एमिशंस किया है। यूरोपियन यूनियन ने 22% ग्लोबल क्यूमुलेटिव एमिशन किया है। तो 50% तो करीबन करीब यही दो देश मिलके हो जाते हैं। इसमें रशिया ऐड कर दीजिए, यूक्रेन ऐड कर दीजिए, टर्की ऐड कर दीजिए, वो और नंबर, कनाडा ऐड कर दीजिए, नंबर और बड़ा हो जाता है। वहीं चाइना 12.7% पे है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बड़ा नंबर है, और इंडिया 3% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। हालांकि 2020 का आप नंबर देखें तो 2020 में जरूर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर हो चुका है। 30% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन चाइना अकेले प्रोड्यूस करता है। चाइना 10% पे है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ही 6% पे हैं। तो हालांकि आज के टाइम में चाइना जरूर ग्लोबल एमिटर दुनिया का सबसे बड़ा बन चुका है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो आज के एमिशन से नहीं हो रहा है। ये 1750 से जो CO2 एमिशन हुआ है उसको पूरा क्यूमुलेटिव एमिशन हमको कंसिडर करना चाहिए, और इसमें कहीं से भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बचने का प्रयास नहीं कर सकते। ये हिस्टोरिकल एमिशंस यही है। हिस्टोरिकल एमिशंस का मतलब हुआ ऐतिहासिक एमिशंस कितने हुए हैं, तो इसमें डेवलप्ड कंट्री का सबसे ज्यादा रोल है। तो हिस्टोरिकल एमिशंस पर सबसे पहली बार चर्चा हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में, जब कहा गया था, एक रूल बनाया गया था, प्रोटोकॉल बनाया गया था, कि एक प्रिंसिपल बनाया गया था। इस प्रिंसिपल का नाम था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। नाम में ही सब कुछ छुपा है कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन है, हम सभी देशों की जिम्मेदारी है कि क्लाइमेट चेंज के लिए अपने एमिशन को कम करें, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये डिफरेंशिएटेड है, यानी कि किसी के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, कोई कम जिम्मेदार है। कोई ज्यादा इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उनका हिस्टोरिकल एमिशन बहुत ज्यादा है, जैसे यूएस 25% है, यूरोपियन यूनियन 22% है। ये नंबर्स अगेन आपको कहना चाहूंगा, ये जो 25% 22% है, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, ये ज्यादा भी हो सकता है,
ये ज्यादा भी हो सकता है, अलग अलग स्टेटिस्टिक्स, अलग अलग नंबर्स पॉइंट आउट करते हैं। तो ये अगर आप देखें तो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उन्होंने माना था क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं को लीड लेना चाहिए क्लाइमेट चेंज से जुड़े सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को निकालने में, और डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है उनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट नहीं लगाना चाहिए। यही है CBDRRC। और ये प्रिंसिपल का जो निकलने का जो उत्पन्न हुआ है उसका सोर्स है वैल्यू ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस ऐसी वैल्यू है ना जो कि क्रॉस कल्चर, आप वेस्ट में जाएं, ईस्ट में जाएं, किसी भी धर्म में जाएं, फेयरनेस एक कार्डिनल वर्च्यू है, एक ऐसा वैल्यू है जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्रॉस कल्चर शायद ह्यूमैनिटी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है फेयरनेस का वैल्यू। तो ये फेयरनेस के वैल्यू पे बेस्ड है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है आज के ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, तो इसलिए उनकी ज्यादा जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और इसलिए भी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि उनके पास वेल्थ है, तो वो बेहतर एक्ट भी कर पाएंगे, ज्यादा जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज एक मेजर प्रॉब्लम है और इसके लिए दुनिया को कुछ कदम तो उठाना चाहिए। अगर कोई क्लाइमेट पॉलिसी ना हो तो दुनिया का टेम्परेचर 4.1 टू 4.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 2100 तक। वहीं अगर करंट पॉलिसी से चले तो 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि आप देख सकते हैं दुनिया में क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है बहुत गंभीर होने वाले हैं। और इसमें अगेन जो प्रभाव होगा ना गरीब देशों पर ज्यादा होगा, क्योंकि अमीर देशों के पास वेल्थ है, वो तो अपने आप को बचा लेंगे, सी लेवल बढ़ेगा तो वो तो सी वॉल बना लेंगे। लेकिन बांग्लादेश क्या करेगा, वियतनाम क्या करेगा, और ये जो फिपिक कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन में जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं वो क्या करेंगे। तो वही अगर हम प्लेजेस एंड टारगेट्स पर अचीव करें, जो हमारे प्लेजेस हैं, जो टारगेट्स हैं, उसके अनुसार हम 2.1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कट करना चाहते हैं। और वहीं जो बेस्ट होगा, हम चाहें कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, तो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव मिनिमल देखने मिलेगा। तो यहाँ पे COP27 आज फाइनल सोल्यूशन डे है जब आप आज ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। इंडिया के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उनके शब्दों में उन्होंने क्या कहा है आपको बता देता हूं कि जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डेवलप्ड नेशंस का, इसको भूल नहीं सकते। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना किसी कंट्री ने कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया, जैसे हम कहते हैं चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर है, मानते हैं। इंडिया भी 6% जनरेट करता है, मानते हैं। लेकिन दुनिया एज अ होल हर व्यक्ति के लिए बराबर है। तो जब भी हम किसी कंट्री को पॉइंट आउट करें तो हमें पॉइंट आउट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा एमिशन। पर कैपिटा एमिशन होगा तभी ये कंपैरिजन फेयर होगा। पर कैपिटा एमिशन में आप देखें तो अगेन आप देख सकते हैं इसमें अगेन डेवलप्ड कंट्रीज, कनाडा, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब पर कैपिटा यानी कि टोटल CO2 एमिशन पर नंबर ऑफ पर पीपल पर देयर सिटीजन अगर हम कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा आता है। यूएस का 14.4 है, वहीं अगर आप इंडिया की बात करें तो ये 1.7 है, यानी कि करीबन 1/7 से भी यार अदर 1/8 होगा अगर हम पर पर्सन टर्म्स में करें। तो यूएस का एक आदमी इंडिया के एक आदमी से 8 गुना ज्यादा CO2 जनरेट करता है। वहीं यूएस का एक आदमी चाइना के एक आदमी से 2 गुना से भी ज्यादा CO2 जनरेट करता है। तो पर कैपिटा टर्म्स में भी आज डेवलप्ड कंट्री बहुत मेजर एमिटर है। तो इंडिया इस प्रकार की नई कैटेगरीज, मेजर एमिटर्स, टॉप एमिटर्स जो डेवलप्ड कंट्री बनाना चाह रहा है, टॉप 20 कंट्रीज को कहीं ना कहीं दंड देने के लिए या फिर जिम्मेदार ठहराने के लिए, ये जो नए कैटेगरीज हैं इसको हम अग्री नहीं करते, क्योंकि इसका कोई भी UNFCCC के किसी UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको कभी भी इस पर बात नहीं हुई है। पेरिस एग्रीमेंट में भी कोई बेसिस नहीं है इस प्रकार के कैटेगराइजेशन का। और पर कैपिटा टर्म्स में भी डेवलप्ड वर्ल्ड ही जिम्मेदार है। आप देखिए, आप कहते हैं ना हम तो कम कर लिए अपना एमिशन, कहाँ कम किया? पर कैपिटा टर्म्स में बताइए ना, आज भी आप कितना ज्यादा CO2 जनरेट कर रहे हैं। और पृथ्वी के सोर्सेज पर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्लांट का उतना ही अधिकार है। तो ये तो मत कहिए कि कंट्री वाइज देखिए, पर कैपिटा टर्म्स में हमें बताइए। दूसरा स्टेकिंग पॉइंट है मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। तो मिटिगेशन क्या होता है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में मिटिगेशन का मतलब है जो ग्रीन हाउस गैसेस कंट्री जनरेट कर रहा है उसको हम रिड्यूस कर सके। तो डेवलप्ड वर्ल्ड अगर आप देखें तो मेजर एमिटर, टॉप एमिटर कैटेगरी कुछ नहीं बनाना चाह रहा है। हिस्टोरिकल एमिटर वाली कैटेगरी हटा के उसको पर्ज करके एक नया कैटेगरी बना रहा है।
मेजर एमिटर, टॉप एमिटर कैटेगरी, जिसमें स्पेसिफिकली टॉप 20 पोल्यूटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर दबाव दिया जाएगा कि आप अपना ग्रीन हाउस गैस जनरेशन जो आप कर रहे हैं उसको कम करें, और उतना ही कम करें जितना यूएस या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया करता है, जो कि डेवलप्ड कंट्री है। इसके खिलाफ बेसिक कंट्रीज हैं। बेसिक कंट्रीज में आप देखें तो है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इंडिया एंड चाइना। तो ये देश है, इनकी एक ग्रुपिंग है बेसिक, और इन्होंने कह दिया है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना रिच कंट्रीज के, इसको हम पॉइंट आउट करते हैं और इसके खिलाफ एक साथ ये इकट्ठा होके कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं कि जहां तक बात है क्लाइमेट चेंज की, उसमें भले इंडिया चाइना के आपस में कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो उसमें ये दोनों साथ खड़े हैं वेस्ट के अगेंस्ट, कि आपका जो ये कहीं ना कहीं आप जो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना आप हैं, ये कहना गलत होगा। आप ज्यादा जिम्मेदार हैं, आपने पहले भी अग्री किया है और इसी पर अमल करें। इसके सिवा एक स्टिकिंग पॉइंट हो रहा है क्लाइमेट फाइनेंस। तो दोस्तों इसमें डेवलपिंग कंट्री ने साफ साफ कहा है कि देखिए आज के टाइम में जब हमको ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो इसका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। आपने सारी की सारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी रखी है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हम अपने देश में लाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसको इन्होंने कहा ग्रीन प्रीमियम, ग्रीन प्रीमियम इतना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो कैसे डेवलपिंग कंट्री जिसके पास ऑलरेडी वेल्थ कम है वो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी लाएगा, फाइनेंस लाएगा, कहां से लाएगा? तो इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज ने पास्ट में प्रॉमिस किया था कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हम आपको पैसे देंगे, और कहा था कि हम हर साल फ्रॉम 2020 ऑन, 2009 में प्रॉमिस किया था कि हम हर साल 100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। तो अगर हम नंबर्स की बात करें ना तो ये टारगेट भी बहुत बड़े मार्जिन से मिस हो गया है। ये अगेन ओईसीडी का नंबर्स है, डेवलप्ड कंट्री का खुद का एसोसिएशन है, तो उसका ये नंबर्स है। उसमें इन्होंने हर प्रकार का फाइनेंस जोड़ दिया है, बाइलैटरल, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को दिया हो, मल्टीलैटरल तरीके से, है ना, किसी यूएन के थ्रू, किसी ग्रुप के थ्रू दिया हो, एक्सपोर्ट क्रेडिट किया हो, प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट कंपनी ने कहीं पे दूसरे गरीब देश में जाके फाइनेंस किया हो। तो हर प्रकार से, है ना, मतलब जितना प्रकार से जलेबी बना सकते हैं बना लो, उसके बाद भी आपका जो टोटल आपने खर्चा किया है वो आप देखें तो 2013 में कुछ 55 बिलियन था, और ये बढ़ते 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 आज भी 80 बिलियन से कम है, 2019 में भी 80 बिलियन से कम है, और आपका जो टारगेट था 100 बिलियन, ये 100 बिलियन टारगेट पर भी डेवलपिंग कंट्रीज ने सवाल उठाया है, कहा है कि 100 बिलियन का टारगेट पीनट्स है, इतने सारे देश हैं, इतना खर्चा करना है। तो आज के टाइम में जरूरी है डेवलप्ड कंट्रीज एक न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट बनाए। इसी को इन्होंने एनसीक्यूजी कहा है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जिसमें 100 बिलियन से कुछ नहीं होगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेवलप्ड कंट्रीज को एलोकेट करने चाहिए, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके, ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके, फाइनेंस कर सके, ग्रीन फाइनेंस कर सके, और उसके लिए खर्चा कर सके। तो ये सारे कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स से उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ आज की क्लास में सीखने मिला हो। लाइक जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जरूर जुड़े, यहाँ पर आपको सिर्फ पीडीएफ नहीं मिलेगा इस क्लास का, आपको इसके सिवा अलग अलग एमसीक्यूज मिलते हैं, डेली न्यूज के आपको सब कुछ कवरेज मिल रही है, तो यहाँ पर जरूर जुड़े। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए अगर आप सीरियस हैं तो वक्त आ गया है, सुपर कोचिंग से जुड़े, क्योंकि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको जीएस कोर्सेज मिलेंगे, ऑप्शनल कोर्सेज मिलेंगे, सब्जेक्ट कोर्सेज मिलेंगे, सीसैट के कोर्सेज मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, स्टडी नोट्स हैं, कुछ कोर्सेज तो सुपर टीचर्स के द्वारा, ऐसे 20 से ज्यादा सुपर टीचर्स हैं जो सालों से, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए हैं, ये सालों से पढ़ा रहे हैं। तो इनका जो ऑफलाइन में ये पढ़ाते हैं सेम कंटेंट एज इट इज आपको हमारे ऐप पर भी मिलता है, आप इसको निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं, एंड आपको जो पढ़ाया जा रहा है इट इज द बेस्ट इन टाउन, इससे बेहतर नहीं है। तो वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो है 29,999 रुपए। ये तब है जब आप कूपन कोड, जैसा आप टिकर में भी नीचे देख रहे होंगे, KINJAL किंजल यूज करते हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट।